हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का बैच का क्या नाम है, पहले ये देख लेते हैं। 450 प्लस हम लोग का बैच का नाम है। उसके बाद ये हम लोग का टारगेट 450 प्लस बैच का नाम है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हिस्ट्री का HISTORY हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यह यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है उसी का पहला क्वेश्चन है। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से करीब 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये आप लोग बताइएगा। ये हम लोग का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। जर्मनी एवं इटली का जो एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तीसरा और उसके बाद चौथा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य था और विज्ञान था वो प्रेरणा का स्रोत था, यूनान का। किसका, यूनान का। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर आ जाएगा, बी। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, चौथा, इटली। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कितने महादेश है, अभी पूरे वर्ल्ड में कितने महादेश है, यानी विश्व में कितने महादेश है, पृथ्वी पे कितने महादेश है, ये बताएगा। और इटली और जर्मनी अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसके, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्या है, हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश, क्या पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो किस देश को कहा जाता है, ये बताइएगा आप लोग। तो यूनान को कहा जाता है। सभी बच्चे गौर से इस क्वेश्चन को सुनते रहिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन सबको रट ही लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 6 नंबर, रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किसने किया था, ये आप लोग को हम थ्योरी के क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिस्मार्क, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक एक चांसलर था। चांसलर कहाँ का था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और आप लोग को हम बताए भी थी मेटरनिक युग के बारे में, मेटरनिक क्या क्या सुधार किए और क्या कैसे राज किए थे, इनके बारे में भी हम आप लोग को बताए थे मेटरनिक युग के बारे में थ्योरी के क्लास में। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगला हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट, ये जूम आउट काहेला हो गया भाई, जूम इन जूम आउट। ये हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, सीदान का युद्ध किस
किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिए। यह VVI क्वेश्चन है क्या? यह VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। सिद्धांत का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ये, और 9 नंबर क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। सिद्धांत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, पर्सा और फ्रांस के बीच। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था वो कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1871 में, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। 1871 कितना आ जाएगा? 1871 डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 10 नंबर, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोपीय देश को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। किसने कहा था किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोपीय देश है उसमें क्या आ जाता है? तो सर्दी और जुकाम आ जाता है। तो वो मेटरनिक ने कहा था। कौन? मेटरनिक ने कहा था। कौन कहे थे? मेटरनिक ने कहा था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे और हम लोग देखेंगे इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 50 के आसपास में। चलिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? यानी बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान को मानता था? यानी वो किन विद्वान को अपना आइडल मानता था? किन से प्रभावित था? तो क्या हेगेल से क्या हेगेल से प्रभावित था। यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा हम लोग का। 11 और क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई क्रिकेट खेलते होंगे तो कोई व्यक्ति हो MS धोनी का फ़ैन है तो कोई विराट कोहली का फ़ैन है। इसी तरह से ये हेगेल्स का फ़ैन थे। क्या था? हेगेल्स से प्रभावित थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा जूम कर लेते, 1 मिनट रुक जाइए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, ये क्वेश्चन हम लोग का। तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने? 5 कोड थे। इस क्वेश्चन का भी हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5 थे नेपोलियन कोड। उसके बाद 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद प्रभावित हो रहा था उसको देखकर एक भारतीय शासन थे जो जैकोबिन क्लब का निर्माण किए थे। किसका? तो जैकोबिन क्लब का निर्माण किए थे। वो कौन थे? तो टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान थे। उसके बाद अगला हम लोग का क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन या 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? यानी कारण था यानी क्या कारण था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण? तो क्या था? जार का निरंकुश होना, यानी निरंकुश शासन प्रणाली थी। कहाँ पे? तो फ्रांस में, जिसके कारण क्या हुआ? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्या कहा जा रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी से था। ये क्या है? इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। और कार्बोनरी संगठन किस प्रकार का संगठन था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कार्बोनरी संगठन किस प्रकार का संगठन था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? यानी फ्रांस में एक शासन व्यवस्था यानी एक वंश के द्वारा शासन की स्थापना किया गया था। किस शासन की? तो वियना कांग्रेस की स्थापना किया गया था। वो कौन सा वंश था?
तो बुर्बो वंश था। कौन था? बुर्बो वंश। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये आप लोग देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते रहिएगा। तो काउंट कबूत एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे जो अपने कूटनीति बल पे इटली की जो समस्या थी उसको पूरे यूरोप में फैला दिया। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, IMP, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम आप लोग बताइएगा कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। उसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और हम लोग का जो बैच का नाम है 450 प्लस, इस लक्ष्य तक पहुँच सके। क्योंकि 450 प्लस का मतलब क्या है कि टॉपर बनना है। टॉपर बनने की इच्छा रखने वाले बच्चे ही इस चैनल से अभी जुड़े हैं। तो और जो टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी आप लोग जोड़ सकते हैं और जोड़िए भी ताकि वो भी अपना सपना पूरा कर सके। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यानी यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यह 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैजनी ने की थी। कौन? मैजनी ने किया था। कौन किया था? तो मैजनी ने यंग यूरोप एवं यंग इटली नाम की संस्था का स्थापना किया था। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन है जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? इस क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते भी चलिएगा। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? यानी पर्सा ने किया था। कौन किया था? पर्सा ने। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर ए आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जलवे राइन का स्थापना किस राज्य ने किया था? तो पर्सा ने। उसके बाद अगला हम लोग का है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी ये आप लोग बताते चलिएगा। हंगरी की भाषा म्यांमार था। क्या था? म्यांमार था। हेनरी की भाषा कौन था? म्यांमार। और वही हेनरी अभी चलकर क्या बन गया? तो म्यांमार बन गया, अभी बदल चुका है। उसके बाद हम लोग का अभी ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का अभी 21 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है। और 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की स्थापना किया था। किस संघ की? राइन संघ की। यानी सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, ये काहे भाग रहा है भाई? 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती ये लाल कुर्ती नाम की एक जो सेना का गठन हुआ था वो किसने किया था? तो गैरिबाल्दी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्दी ने। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? यह क्वेश्चन IMP इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। यह VVI क्वेश्चन में भी VVI है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेदान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यह क्वेश्चन आप लोग के 2 नंबरी या 5 नंबरी में भी आ सकता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, या जर्मनी के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त में विवरण दे। ये आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 2 नंबरी में। तो आप लोग इसको रट भी लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। उसके बाद अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। और ये
क्वेश्चन को जूम करते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, काबूल कौन था। काबूल का कौन था, अभी आप लोग को बताए थे थोड़ा देर पहले। काबूल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था, इटली का प्रधानमंत्री। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। काउंट काबूल कौन था, तो इटली का प्रधानमंत्री था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसका पूरा नाम काउंट काबूल है और शॉर्ट फॉर्म में काबूल कहा गया है। यानी और उसका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। यानी कितने ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। और फ्रांस का भी एकीकरण आप लोग बताएगा। जर्मनी और इटली का एकीकरण बताएगा, इटली का कब हुआ था और इटली का आप लोग कमेंट करके बताएगा। और ये बताएगा जर्मनी का बताएगा, तो जर्मनी का कितना में हुआ था, 1871 में। 1871 में किसका हुआ था, तो जर्मनी का। यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। यानी सदेवा की जो युद्ध हुआ था वो उसमें किसकी पराजय हुई थी, सेडोवा की युद्ध में, तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी, ऑस्ट्रिया की। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 1830। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था। फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था ये 1830 के बाद। 1830 के बाद तो ये संवैधानिक शासन हुआ था। क्या, संवैधानिक शासन, संवैधानिक राजतंत्र जो था वो चला था। यानी संविधान लिखकर राजतंत्र ही चलाया जा रहा था। 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ था, तो राजतंत्र ही वहाँ पे था, गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र ही चालू हुआ था। ये हम लोग का बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मारियोन किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक था। मारियोन जो था वो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक था, तो वो फ्रांस का था। किस देश का था, फ्रांस का। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए ये चैनल अभी डाउन चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि ये चैनल पहले जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चले। क्योंकि अभी ये 2-2.5 महीने से चैनल इतना डाउन हो गया कि मेरा अर्निंग भी नहीं हो रहा है, अभी रिचार्ज कराने तक का पैसा नहीं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मेरियोन कहाँ का था, तो फ्रांस का था। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। मेरियोन कहाँ का था, फ्रांस का। उसके बाद बिस्मार्क क्या था, यानी बिस्मार्क कौन था या क्या था, ये आप लोग बताएगा। बिस्मार्क और कहाँ का था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बिस्मार्क कहाँ का था ये बताएगा। और बिस्मार्क कौन था, तो एक कूटनीतिज्ञ थे। आप लोग को अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताए थे बिस्मार्क कौन था, तो एक कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या, IMPA, यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ये बताएगा आप लोग। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ था वो किस घटना से माना जाता है, ये आप लोग बताएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस
घटना से माना जाता है तो पुनर्जागरण से क्या होता है, पुनर्जागरण। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। सॉरी। उसका आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी हम लाइव नहीं आ रहे, कुछ दिन से कभी कभी आ रहे हैं, क्योंकि मेरा क्या है, तबीयत थोड़ा ख़राब है, जिसके कारण बोलने में नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हम लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। कभी कभी आते हैं और आप लोग का क्लास भी लेते हैं, लेकिन अभी क्या है तो थोड़ा बोलने में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम क्लास थोड़ा कम लेते हैं। किस युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद क्या हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद, किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद वियना सम्मेलन कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन भी आया है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी रट लीजिएगा। वियना सम्मेलन यानी कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताएगा। किसके बीच हुआ था वियना सम्मेलन, ये कमेंट करके बताएगा। और कब हुआ था, तो 1848 में होता है। कब, 1848 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1848 में। और आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन क्या है, आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन ये है, देखिए। चलिए आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल सॉरी 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के बीच हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि किस देश के बीच हुआ था और कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो रूस के बीच हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुआ था, रूस के बीच हुआ था। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिएगा। और जो बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए हैं, आप लोग थ्योरी का क्लास प्ले लिस्ट में जाकर कर लीजिएगा। सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, ऑल का प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अपने दोस्त को भी जोड़िए, क्या हुआ, अपने दोस्त को भी जोड़िए, ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।